हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो चीज़ हम आपसे डिस्कशन करेंगे वो है हार्मोन के बारे में। हार्मोन जो चीज़ होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होती है। बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जिसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी आपकी थायराइड, थर्ड आपके थाइमस, एड्रिनल, ये और ओवेरी टेस्टिस होते हैं, जो कि एक एंडोक्राइन, पेनक्रियास। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में दोस्तों डिफरेंस होता है कि एंडोक्राइन हमेशा डक्टलेस होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है दोस्तों? डक्टलेस होती है, और एक्सोक्राइन डक्ट के माध्यम से होती है। इसमें हम हार्मोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक्सोक्राइन हमेशा एंजाइम सिंथेसिस करती है और एंडोक्राइन क्या होती है दोस्तों? डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो एक सेकंड में इसको वीडियो थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। हाँ, डक्टलेस मतलब अगर आप देख रहे हैं डायग्राम में, सेल्स के द्वारा बीच में हार्मोन बनाए, मतलब ये सेल्स सिक्रेटरी सेल्स है। इन्होंने हार्मोन बना के किस में रिलीज किए? एक ब्लड वेसल्स, नियर बाई ब्लड वेसल्स में रिलीज कर देते हैं, और ये टारगेटेड साइट पे जाके फंक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हार्मोन अगर हम बात करें तो नॉन न्यूट्रिएंट ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, नॉन न्यूट्रिएंट है, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और ट्रेस अमाउंट में है, नॉन न्यूट्रिएंट कैटेगरी में है। और इनका काम होता है कि किसी भी टारगेटेड सेल्स को जिसमें ये एक्शन करते हैं, ये इसकी एक्टिविटी को या तो इनिबिटेड कर देते हैं या स्टिमुलेशन कर देते हैं। अगर अपन हार्मोन का क्लासिफिकेशन देखें कि बॉडी में कितने टाइप के हार्मोन होते हैं, तो दोस्तों हार्मोन की दो मेजर कैटेगरी सबसे बड़ी डिवाइड होती है। एक तो होती है आपकी लिपिड सोल्यूबल, एक होती है आपकी दोस्तों वाटर सोल्यूबल। मतलब बॉडी में दो टाइप के हार्मोन प्रेजेंट है, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अगर मैं पहले लिपिड सोल्यूबल को डिस्कशन करूं आपसे, तो लिपिड सोल्यूबल इसमें एक बड़ी मेजर कैटेगरी आती है आपकी स्टीरॉयड। स्टीरॉयड ROID, स्टीरॉयड है ना। स्टीरॉयड लिपिड कैटेगरी में सबसे बड़ी कैटेगरी आती है, और बॉडी में जो चीफ स्टीरॉयड होता है वो आपका होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इस कोलेस्ट्रॉल की अगर आप संरचना देखेंगे तो इस तरह की कुछ संरचना होती है। मतलब आप केमिस्ट्री में आप देखते हैं तो दो कमरे ऊपर, दो कमरे नीचे, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है। इस कोलेस्ट्रॉल की संरचना को, कोलेस्ट्रॉल को मॉडिफिकेशन कर करके हम क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन सिंथेसिस करते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये कैटेगरी डिवाइड कर देता हूँ, ऑल टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन। आपकी बॉडी में जितने भी सेक्स हार्मोन हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? लिपिड सोल्यूबल कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप बताएंगे दोस्तों, कौन कौन सा है आपके? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपके सारे सेक्स हार्मोन इस कैटेगरी में आ गए। तो एक क्लियर कहानी हो गई कि आपके सबसे जो कौन सी कैटेगरी, लिपिड सोल्यूबल में भी स्टीरॉयड कैटेगरी, और उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का मॉडिफिकेशन करके हम कौन से हार्मोन बनाते हैं? ऑल टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन आपके लिपिड कैटेगरी में आ गए। दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, वो भी पर्टिकुलर एड्रिनल कॉर्टेक्स। अच्छा, इसमें एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो सीक्रेट होता है एंड्रोजन, ये भी आपका किस में आ जाता है आपका दोस्तों? मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स में तीन लेयर होती है, फेसिकुलेटा, रेटिकुलस और अंदर वाली फेसिकुलेटा, रेटिकुलस, और आउटर लेयर होती है ग्लोमेरुलसा, है ना। आउटर लेयर, तीन लेयर होती है ना। तो ये जितने भी, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इससे जितने भी कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो और एंड्रोजन, ये एक बेसिकली सेक्स हार्मोन होता है। प्यूबर्टी से पहले ये वर्क करता है, फिर बाद में फंक्शन टेक ओवर ले लिया जाता है ओवेरियो टेस्टिस के द्वारा। तो ये हार्मोन भी किसमें दोस्तों? लिपिड सोल्यूबल कैटेगरी में। तो लिपिड सोल्यूबल कैटेगरी में आपका क्या हो गया? एक तो एड्रिनल ग्लैंड के हो गए, सेक्स हार्मोन के हो गए। थर्ड इसमें कैटेगरी आती है एक टायरोसिन। अब टायरोसिन क्या है कि दोस्तों एमीन ग्रुप है। टायरोसिन जो होता है, इसकी अगर आप देखते हैं टायरोसिन के अगर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह की आपको नजर आती है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा CCOH है ना, क्योंकि एमीन ग्रुप है, ठीक है, और CH2, और इसके साथ ये बाइंड हो जाता है, ठीक है ना। अब इस टायरोसिन ग्रुप का अगर मैं आयोडाइनाइजेशन कर दूं, आयोडीनाइजेशन, तब ये क्या बनाता है? दो तरह के हार्मोन बनाता है, T3 एंड T4।
इसके अंदर दो ग्रुप, बेसिकली मैं T3 T4 कैसे बनता है पर बनाना सिखाऊंगा, पर इस बेसिकली इस ग्रुप की अगर आयोडीनाइजेशन हो जाती है, क्योंकि ये पूरा एमीन ग्रुप है और इसकी जब आयोडीनाइजेशन हो जाती है तब ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन बनाता है, और इसी टायरोसिन का ग्रुप का जब डीकार्बोलाइजेशन होता है तब ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन बनाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो पहले मैं दोस्तों आपको वापस बता देता हूँ कि हमें लिपिड सोल्यूबल के अंदर सबसे बड़ी मेजर कैटेगरी कोलेस्ट्रॉल देखी थी। इसी कोलेस्ट्रॉल का हम मॉडिफिकेशन कर करके जैसे कि क्या बनाते हैं, ऑल टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल के हार्मोन। तो आपको कोई पूछे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सेक्स हार्मोन, ऑल टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल कैटेगरी में आ रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ऑल टाइप ऑफ कोर्टिसोल किसमें, लिपिड सोल्यूबल में। एक कैटेगरी आती है लिपिड सोल्यूबल में टायरोसिन का आयोडीनाइजेशन करने पे। टायरोसिन वैसे क्या होता है कि एमिनो ग्रुप की श्रृंखला है, पर इसका जब आयोडीनाइजेशन होता है तो दो हार्मोन बनते हैं T3 T4 जो कि थायराइड ग्लैंड से बनते हैं। ये आपके किस कैटेगरी में, आपका लिपिड सोल्यूबल। तो आई थिंक लिपिड सोल्यूबल कैटेगरी आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करते हैं दूसरी मेजर कैटेगरी आपके हार्मोन जो प्रेजेंट होती है वो होती है दोस्तों वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में सबसे मेजर ग्रुप आता है एमीन ग्रुप। इसी टायरोसिन का, क्योंकि टायरोसिन में एमीन ग्रुप है, तो इसी संरचना को अगर मैं वापस बनाऊं CCOH H NH2 CS2 और हेक्सा स्ट्रक्चर, अगर इसका डीकार्बोलाइजेशन कर दे, ये COH ग्रुप बाहर निकाल दे, तो ये जो ग्रुप बचता है इसका मॉडिफिकेशन कर करके हम जो हार्मोन बनाते हैं वो फर्स्ट बनता है ADR मतलब एड्रेनलिन, दूसरा बनेगा आपका इस वाले से जिसका डीकार्बोलाइजेशन करने के बाद जो बनेगा एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामीन। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। इसका डीकार्बोलाइजेशन करने पे ADR, नॉन ADR और आपका बनेगा डोपामीन। ठीक है, इसमें आयोडीनाइजेशन हो रहा था, पर इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसका डीकार्बोलाइजेशन हो रहा है। इसमें आयोडीनाइजेशन हो रहा है पर इसमें टायरोसिन का डीकार्बोलाइजेशन होने पे आपके 3 हार्मोन बने। कौन कौन से दोस्तों, ADR, नॉन ADR और डोपामीन। ठीक है, अच्छा, इन हार्मोन को अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो रिंग है, अगर डीकार्बोलाइजेशन के बाद जो ये बच जाता है तो इसे हम कैटाकोल, इसमें क्या रिंग प्रेजेंट होती है, कैटाकोल रिंग। कैटाकोल रिंग अगर इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे डीकार्बोलाइजेशन टायरोसिन का करने के बाद इनमें कैटाकोल रिंग प्रेजेंट होती है, मतलब कैटाकोल एमीन इसके लग जाता है। तो ये क्या है, तीनों हार्मोन का हम दूसरा कौन सा हार्मोन कहते हैं, कैटाकोलामाइन। अगर आप फार्मेसी पढ़ोगे तो इससे हम कौन सा हार्मोन कहते हैं, कैटाकोलामाइन, क्योंकि इनकी बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर में कैटाकोल रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक ग्रुप आपका हो गया। दूसरा ग्रुप है, इसमें हम पढ़ते हैं एक बॉडी में हिस्टिडीन नाम का एमिनो एसिड्स होता है जो कि एक हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है। हिस्टामिन जो कि क्या किस पे करता है, आपके ब्लड वेसल्स पे करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। तीसरा इसमें ग्रुप डिवाइड होता है ट्रिप्टोफेन। ये ट्रिप्टोफेन किसी, मतलब जैसे अगर टायरोसिन का आप देख रहे हो ना, ये वाटर सोल्यूबल का भी प्रीकॉर्सर बन जाता है, इसका भी प्रीकॉर्सर है। तो ये ट्रिप्टोफेन क्या है कि अपनी जिंदगी में बहुत तृप्त है। ये ट्रिप्टोफेन क्या होता है कि केवल आपके 2 हार्मोन बनाता है, मिलेटोनिन, बस, इससे ज़्यादा ये किसी का प्रीकॉर्सर नहीं। मिलेटोनिन जो कि आपको कार्डियक स्लीप, मतलब आपकी अवेक स्लीप साइकिल पे रिस्पॉन्सिबल है कि आपको कब जागना है कब सोना है, तो ये मिलेटोनिन सीक्रेट करता है। सेरोटोनिन ये एक और होता है। ठीक है, तो कैटाकोलामिन रिंग, हिस्टामिन, ट्रिप्टोफेन जिसमें मेलेटोनिन, सेरोटोनिन। अब बाकी जो बच्चे कुछ हैं 4th कैटेगरी में सारे आ जाएंगे, पेप्टाइड या प्रोटीन। पेप्टाइड और प्रोटीन में इतने डिफरेंस है कि अगर पेप्टाइड दोनों प्रोटीन ही है, एमिनो एसिड की चेन है, अगर 1 से 49 है तो वो पेप्टाइड, और 49 से अबव जाते हैं वो प्रोटीन की कहलाता है ना। अब इसमें जो मैंने नाम नहीं लिया वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि आप खुद बताएंगे इसके अंदर मैंने किस चीज़ को नहीं बताया, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले सारे इसमें आ जाएंगे वाटर सोल्यूबल में, मतलब पेप्टाइड, प्रोटीन जो कि इसी कैटेगरी है। पिट्यूटरी के हार्मोन हमने नाम लिए अभी तक, थायराइड के मैंने इसमें बता दी लिपिड सोल्यूबल के, और थाइमस के, पेनक्रियास के, एड्रिनल ग्लैंड का आपके इसमें आ गया, एड्रिनल ग्लैंड आपके लिपिड सोल्यूबल में आ गई, कोर्टिसोल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, पेनक्रियास, टेस्टोस्टेरोन और ओवेरियो टेस्टिस के सेक्स हार्मोन में आ गए। ठीक है, तो ये आपके किस में आ गए, और कौन सी ग्लैंड बच गई, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, पेनक्रियास, ये सारी ग्लैंड जो हो गई, और पैराथायराइड के पीछे जो ग्लैंड होती है पैराथायराइड, ये भी किस में आ जाएगी, आपके वाटर सोल्यूबल में आ जाएगी। तो दोस्तों आपको मेजर कैटेगरी समझ में आ गई
इसको मैं थोड़ा सा आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ कि हार्मोन दो कैटेगरी में है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना दोस्तों कि हार्मोन मेजरली दो कैटेगरी में, लिपिड सोल्यूबल कैटेगरी और वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल में जो स्टीरॉयड है उसका चीफ सोर्सेज आपका कोलेस्ट्रॉल है। यह कोलेस्ट्रॉल की रिंग स्ट्रक्चर इसको मॉडिफाई करते हैं, तो हम सारे सेक्स हार्मोन बनाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ओवेरी के द्वारा ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये निकलते हैं, टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, और ऑल कोर्टिसोल फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर अगर इसमें हम देखते हैं आयोडोथायरोनिन के, अगर ये स्ट्रक्चर है इसका, थायरोसिन ये जो ग्रुप होता है इसका आयोडिनाइजेशन करने पे बनते हैं T3 T4। अगर हम मैं वाटर सोल्यूबल की बात करता हूँ, जो एमीन हार्मोन है, तो इसका डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने अगर वही टायरोसिन लिया, इसका डीकार्बोलेशन, COH ग्रुप रिमूव करते मतलब डीकार्बोलेशन हो गया। तो ये इससे 3 हार्मोन बनते हैं, ADR, नॉन ADR और डोपामिन, ठीक है। अबाउट 3 हार्मोन आल्सो कॉल्ड कैटेकोलामिन हार्मोन, क्योंकि इनमें कैटेकोलिन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर बायोकेमिकल देखेंगे, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कैटेकोलामिन रिंग। हिस्टिडीन दूसरा में देखिए जो कि हिस्टामिन ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है। ट्रिप्टोफेन जो कि मेलेटोनिन, सीरोटोनिन देखता है। पेप्टाइड और प्रोटीन डिराइव्ड हार्मोन में बता कि पेप्टाइड यानी 1 से 49 एमिनो एसिड की चेन, और प्रोटीन यानी मोर देन 49, दोनों एमिनो एसिड की चेन होती है, पर इसमें 49 से ज़्यादा होती है, वो प्रोटीन कहलाता है। अब जितने भी बच्चे हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ गए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड के हार्मोन, थाइमस के हार्मोन, पेनक्रियाटिक के हार्मोन, ये सारा आपका किस में हो जाता है दोस्तों, हार्मोन में हो जाता है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल के होते हैं, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे कि आपकी ये सेल है, ठीक है ना, इसको आप सेल समझना। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है ना, बहुत सारे साइटोप्लाज्म जो भी ऑपरेट इसके अंदर होते हैं वो देखना। मैं पहले बात कर रहा हूँ लिपिड सोल्यूबल कि भाई लिपिड सोल्यूबल किस तरह से एक्ट करता है। अब आप समझ रहे हैं कि आपने अगर सेल पढ़ी होगी, तो सेल मेम्ब्रेन दोस्तों किसकी बनी होती है, आपकी लिपिड सोल्यूबल हार्मोन की बनती है, लिपिड की होती है ना, फास्फोलिपिड की। अब ये जैसे कि लिपिड हार्मोन आ रहा है, तो क्या दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन इसको रोकेगी? नहीं रोकेगी, क्योंकि ये ब्लड में क्या है कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, इसमें कोई बैरियर नहीं आता, क्योंकि भाई भाई हो गए ना, लिपिड भाई और लिपिड भाई। तो ये क्या होते हैं, इसके कुछ ऐसे हार्मोन, इसमें भी कुछ हार्मोन साइटोप्लाज्म पे एक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इसके, और कुछ आपके इसके अंदर किसके प्रेजेंट है, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। वो एग्जाम्पल हम देख लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें बताऊं आपको कि साइटोप्लाज्म में जो एक्शन करते हैं वो है आपके स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन जितने भी होते हैं साइटोप्लाज्म में एक्शन कर लेते हैं। न्यूक्लियस पे एक्ट करने वाले एक्ट होते हैं थायरोक्सिन, T3 और T4, ये न्यूक्लियस पे जाके अंदर जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। पहले आप ये समझे कि किस तरह से एक्ट हो रहा है। लिपिड सोल्यूबल आपके किसमें बिना किसी बैरियर के इजीली क्रॉस कर जाते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन के, और न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है वो T3 T4 के हैं। अब ये बेसिकली चाहे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन हो चाहे वाटर सोल्यूबल हार्मोन, ये क्या करते हैं कि या तो साइटोप्लाज्म में या किसी न्यूक्लियस में किसी भी डीएक्टिवेटेड जीन को क्या कर देते हैं, एक्टिवेटेड कर देते हैं। क्योंकि यह जैसे कि डीएनए के बीच में जाके, ये डीएनए है तो इस डीएनए के में जाके अगर आपका कोई हार्मोन जो एक्शन करता है, तो इससे डीएनए में पड़े हुए डीएक्टिवेटेड जीन को ये एक्टिवेटेड कर देता है, इससे ये आरएनए बनाते हैं, और आरएनए से आपको पता है कि राइबोसोम में जाके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल फंक्शन। सेल के फंक्शंस के लिए प्रोटीन बहुत एसेंशियल है, क्योंकि इसी प्रोटीन से एंजाइम सिंथेसिस होते हैं, इसी प्रोटीन से सेल स्टिमुलेट भी हो जाती है, और इसी प्रोटीन के द्वारा सेल मतलब जो एक्टिविटी करवाती है हार्मोन, ये प्रोटीन बनाती है, जीन को डीएक्टिवेटेड जीन को एक्टिवेटेड कर देती है, और सेल की प्रक्रिया को ये करती है, ठीक है। चाहे वो वाटर सोल्यूबल हो चाहे लिपिड सोल्यूबल, पर ये बायोकेमिकल चेंजेस करते हैं सेल के अंदर। अगर मैं इसी बात के करूँ, अब वाटर सोल्यूबल, अब आप सोचोगे कि भाई ये लिपिड सोल्यूबल तो इजीली एंटर कर गया, वाटर सोल्यूबल किस तरह से एक्ट करेगा। तो ये देखिए आप, अगर मैं इस सेल्स को अगर ये वापस ये सेल डिवाइड करूँ, और ये आपकी दोस्तों ये ब्लड वेसल्स, अब इसमें कौन सा हार्मोन आ गया, ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन। अब वाटर सोल्यूबल हार्मोन आया, अभी सेल मेम्ब्रेन ने इसको क्या रोक लिया, बाहर ही रोक लिया कि नहीं आप अब अंदर नहीं जा सकते। तो ये क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इसे अपन मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं हार्मोन के लिए पर्टिकुलर, जो क्या करते हैं, इसी को आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये हार्मोन को बाहर की ओर रख लेते हैं, और इनमें ये आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एडहेर हो जाते हैं। तो इनको तो हम पहले कह देते थे प्राइमरी मैसेंजर, जो आते हैं
ये प्राइमरी मैसेंजर हो जाते हैं, ये हार्मोन। इन प्राइमरी मैसेंजर और रिसेप्टर के एडेयर होने से अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से ये कुछ केमिकल रिलीज करती है, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। काम वो ये हार्मोन का, पर इसको क्या करते हैं कि जैसे केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है तो ये सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। 5 टाइप के, अधिक वैसे तो मेनली 3 टाइप के आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलता है, कैल्शियम, IP3, CAMP, है ना, CGMP, साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट, और इसका होता है इंसिटोल फॉस्फेट, ठीक है ना। ये तो हो गया कैल्शियम, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ कैल्शियम। दूसरा IP3 का है इनिसोटोल फॉस्फेट, ये सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि आपके हार्मोन का एक्शन की प्रक्रिया करते हैं। साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट, और एक और होता है CGMP, ठीक है, साइक्लिक, इसका GMP ग्वानिन मोनोफॉस्फेट होता है या, और एक होता है DAG मतलब डाई एसिटाइल या डाई एसिल ग्लिसरॉल, है ना। ये 5 तरह के आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, और ये क्या करते हैं कि आपके इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जितने भी आपके, क्योंकि ये सेल सरफेस पे ही काम कर रहे हैं, पर इनको जो अंदर रिलीज करने वाले सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, आपके काम करते हैं। जैसे एग्जांपल बताते हैं, आप किसी कॉलेज में जाते हैं, तो आप किसी जैसे कि एडमिशन के पर्पज से गए, आपको गार्ड ने बाहर रोक लिया, क्योंकि गार्ड क्या करता है कि आपकी एंट्री करता है। तो गार्ड आपके लिए क्या हो गया कि आपके मैसेज को क्या कर लिया, गार्ड ने रिसीव कर लिया। तो गार्ड आपके लिए, आप तो प्राइमरी मैसेजर हो, गार्ड उसी मैसेज को लेके या तो प्रिंसिपल सर के पास जाता है या किसी के पास जाता है सेकंड, तो गार्ड मैसेज आपका वही है, पर गार्ड क्या हो गया, सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। तो सेम प्रोसेस इसी में लागू होता है। प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन है, काम वही है, पर ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड की है, ये हार्मोन वाटर के हैं, तो ये इस पे बाउंड हो जाते हैं। क्रिया होती है, केमिकल चेंजेस होते हैं, एडिनल साइक्लेज जो कि एक्टिवेट होता है, एंजाइम एक्टिवेट होता है एडिनल साइक्लेज। ये क्या करता है, आपके सारे सेकेंडरी हार्मोन मतलब इसमें बेसिकली एक्टिवेट करते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं, उस हार्मोन के जो एक्शंस होता है वो इनएक्टिव, काम वही होना इसका, इनएक्टिव एक से एक्टिव प्रोटीन को बदलना होता है। तो ये दोस्तों मैंने हार्मोन का क्लासिफिकेशन, हार्मोन किस तरह से एक्शन करता है बॉडी में, तो ये आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे ये विनती करूँगा दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और जो कंटेंट होता है वो उसको बहुत ईजी वे में बना सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।